हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल पर। इसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। आप सभी को पता है कि हम आपने बैनर तो देख ही लिया होगा। मध्य प्रदेश ग्रुप 2 के ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं वो सारे उठा के कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था पार्ट 1 वो मैंने एमपी जीके के ऊपर बनाया हुआ था, उसका पार्ट 2 भी आज अपलोड हो जाएगा। और अभी अपन बात करने वाले हैं, आज पार्ट 1 है जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है। मैंने आपके लिए कहा था, मैंने सब कुछ अलग अलग कर दिया है और सब कुछ उठा करके आपके लिए लेकर के आ रहा हूं वीडियोस अलग अलग। तो जनरल साइंस का ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी में हेल्प करेगा। तो पहले सुनते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछते हैं, ऐसे ही नहीं कि आप लूसेंट में कुछ भी पढ़ते रहो और चीजें आपको हैंडी हो जाए। थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। भाई ये क्वेश्चन है। अब कैसे आप पहचानेंगे इनमें से कौन सा वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है? तो उससे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेक्टर बॉर्न डिजीज होता क्या है। भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या वो कॉलरा है, क्या वो कॉलरा मतलब हैजा, एड्स, मलेरिया या फिर टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, है ना। तो 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है वेक्टर बॉर्न डिजीज इनमें से कौन सी होगी। अब वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या होती है दोस्तों? तो देखो यहां ध्यान से 3 तरह की डिजीज आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम में बहुत कॉमन है और इन्हीं में से क्वेश्चन आते ही है। एक होती है वाटर बॉर्न डिजीज, एक होती है एयर बॉर्न डिजीज, एक होती है वेक्टर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न समझ में आ रहा होगा कि जल जनित, ये हवा जनित, जो जल से पैदा होंगी बीमारियां उन्हें कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज, जो हवा से पैदा होंगी उन्हें कहेंगे एयर बॉर्न डिजीज, और जो मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स, इन सब से पैदा होंगी यानी कि उन्हें कहा जाता है एंथ्रोपॉड स्पीशीज। एंथ्रोपॉड स्पीशीज में कौन आते हैं? जैसे कि मॉस्किटो हो गए, है ना, ये सैंड फ्लाइज हो गई, ये मक्खियां जो हो गई, ये सारी एंथ्रोपॉड स्पीशीज आती है। तो इनके थ्रू फैलता है, यानी उसमें कोई ना कोई इंसेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी वो वेक्टर बॉर्न डिजीज है। अब अगर वो इंसेक्ट से नहीं फैल रही है तो फिर वो ये हो सकती है, ये हो सकती है। जैसे आपको मालूम होगा कि एड्स जो है वो कभी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं हो सकती, क्योंकि वो वायरस से, पहली बात तो वायरस से फैलता है, और दूसरी बात क्या, HIV से फैलता है, और इंसेक्ट से कभी नहीं फैलता। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखो। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया वेक्टर बॉर्न डिजीज, और वेक्टर बॉर्न डिजीज वो होती है जो एंथ्रोपॉड स्पीशीज से फैलती है। और वो एंथ्रोपॉड स्पीशीज में कौन कौन आते हैं? मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, मतलब मक्खियां, मच्छर, ये सब आ रहे हैं। और इनसे जो बीमारियां फैलती हैं उनके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख के रखे, जैसे कि एक होता है डेंगू और एक होता है मलेरिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें से जो आंसर है वेक्टर बॉर्न डिजीज है वो कौन सा वाला है? मलेरिया है। तो बात है कि सर ये टीबी क्या है और फिर ये कॉलरा क्या है। तो देखिए दो चीजें मैं आपको कॉलरा के बारे में बताऊं। दोनों के दोनों बैक्टीरिया से फैलते हैं। कॉलरा भी बैक्टीरिया से फैलता है और ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया से ही फैलता है। ये देखो बैक्टीरिया लिखा हुआ है, ये दोनों बैक्टीरिया से है। अंतर ये है कि ये वाला बैक्टीरिया हवा से होगा, यानी कि दिस इज एयरबॉर्न डिजीज, हवा जनित है, और ये कॉलरा वहीं पर वाटर बॉर्न डिजीज है, ये पानी से होगा, और ये वाला एयरबॉर्न डिजीज होगा, ABD WBD। क्लियर हो गया? दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। ये किस बैक्टीरिया से होता है? ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम क्या होता है भैया? विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? तो वो वाला भी बैक्टीरिया से है, ये वाला भी बैक्टीरिया से है। वो हवा जनित बैक्टीरिया, ये पानी जनित, है ना, यानी कि जल जनित होते हैं। क्लियर होगी बात आपको? और ये कॉन्टेक्ट से फैलते हैं। और ये कब आता है भैया? जब आप क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड, कंटामिनेटेड वाटर गंदा पानी पी लो, कहीं कभी कोई से खुला उला पानी पी लिया आपने, तो ये उस पे से हो जाएगा आपको वाटर बॉर्न। और ये कोई खांस दे, छींक दे, तो ये उससे फैल जाता है, ठीक है। पैथोजेंस कहते हैं जो हवा में तैरने लगते हैं। जैसे मान लो किसी ने छींका, उसने खासा, तो अब कुछ हवा में तैरता वही तो आएगा आपके पास, छुएगा, आपको कांटेक्ट करेगा, चाहे वो पानी में हो चाहे वो एयर में हो। तो उनको पैथोजेंस कहते हैं, जो एक्सपेल होते हैं। जब आप एक्सपेल मतलब निकलते हैं और ट्रैवल कर जाते हैं, हवा में ट्रैवल करके पहुंच गया तो टीबी हो जाएगा, पानी में ट्रैवल करके पहुंच गया तो कॉलरा हो जाएगा। कॉलरा इंटेस्टाइन की बीमारी है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो मैंने थोड़ा सा उसको इकट्ठा कर दिया है। क्लियर हो गया? तो ना ही कॉलरा है इसका एग्जांपल वेक्टर बॉर्न डिजीज का, ये एयरबॉर्न डिजीज है, ये वाटर बॉर्न डिजीज है, ये एयरबॉर्न डिजीज है, और यही है अपनी वेक्टर बॉर्न डिजीज। क्योंकि मलेरिया ही, देखो यहाँ पे लिखा भी है मलेरिया, यही होता है एंथ्रोपॉड यानी मॉस्किटोज वगैरह से। क्लियर हुआ गाइस, है ना। और अच्छा एक चीज और याद रखिए, जो एंथ्रोपॉड होते हैं ये हमेशा कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्लियर है? कई बार आपसे ये पूछ लेंगे, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मॉस्किटो, सैंड फ्लाइज और ब्लैक फ्लाइज ये किस किंगडम में आते हैं या किस उसमें आते हैं, हिस्से में आते हैं? तो याद रखिए एंथ्रोपोड में आते हैं। क्लियर हो गया? और ये कैसे होते हैं? सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और कभी कभी कोल्ड ब्लडेड कोई पूछ ले क्या होता है, तो कोल्ड ब्लडेड को साइंस में अपन इस तरह से जानते हैं, एक्टोथर्मिक। एक्टोथर्मिक
ठीक है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है, इनका खून ठंडा है, इसीलिए क्लाइमेटिक चेंज में ये असर करना शुरू करते हैं। अब सुना होगा ना कि भैया गर्मी आ गई तो इस बीमारी का ज्यादा प्रचलन हो जाएगा, ठंडी आ गई तो इस बीमारी ज्यादा प्रचलन हो जाएगा, तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि ये देखो ये कोल्ड ब्लडेड है। अब कोल्ड में ज्यादा चलेंगे कि गर्मी में ज्यादा चलेंगे, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये उस तरह से काम करते हैं। तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखो दोस्तों, फटाफट से 3 क्वेश्चन मैंने और लिख के रखे हैं। ये मैंने फिर से 1 2 3 लिख दिया, आप इनको 2, हाँ ये 3 ही है और ये 4 हो रही है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देखिए अगेन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। व्हेन वी लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, जब पानी से भरा हुआ टब हम ऐसे उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं मतलब उठा रहे हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, तो जब उठा रहे हो बकेट को तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है आपको ये बताना है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया है फ्रिक्शनल फोर्स, मैस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर, स्टैटिक है इसलिए स्थिर है, इलेक्ट्रो इसलिए वैद्युत है, और फोर्स है तो बल है, तो ये इसका हिंदी में। मैग्नेटिक चुंबकीय बल, क्लियर? तो कौन सा लगेगा जब आप इसमें से उठाओगे? भाई आपको मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स तो तब लगता है भैया जब दो बॉडी ऐसे कांटेक्ट में होती है। जैसे मान लो ये टेबल पे रखा है एक बॉक्स, ये ठीक है, ये बॉक्स रखा हुआ है टेबल पे। अब अगर मैं इसको इधर से फोर्स लगा दूं, है ना, इधर से अगर मैं बल लगाऊं, तो आपको मालूम है ना एक बल टेबल से लगेगा इस तरफ, जो उसको नहीं जाने देगा। मैं तो ढकेल रहा हूं लेकिन वो उसको रोक रहा होगा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं वहां पे? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, है ना, जो हमारे अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल जस्ट अपोजिट काम करता है। और ये तभी खिसकेगा जब आप उस अप्लाइड फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स के ओवरकम कर चलोगे, है ना, उसके ऊपर बल लगाओगे तभी तो वो बक्सा खिसकेगा। लेकिन अगर वो उतना ही बल लगा रहा हो और आप भी उतने लगा रहे हो, तो न्यूटन का थर्ड नियम के हिसाब से कुछ हिलेगा ही नहीं। फिर यहां से न्यूटन का थर्ड नियम आपको तोड़ना पड़ेगा। न्यूटन का थर्ड नियम क्या है भैया? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है? अगर आपने उतना ही बल लगाया जितना ये दे रहा है तो कुछ नहीं हिलने वाला। ये जितना आप जितना लगा रहे हो और ये जितना लगा रहे हो उससे ओवरकम कर जाओगे तो अब आप चले गए आगे, है ना, आपने न्यूटन का थर्ड नियम फेल कर दिया, आप आगे बढ़ गए। ठीक है भैया, मतलब कोई भी चीज को हिलाने के लिए न्यूटन का थर्ड नियम पार करना पड़ेगा। अगला है दोस्तों मैस्कुलर फोर्स। मैस्कुलर मतलब ये भुजाओं वाला बल। भाई अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाला है। जैसे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R होगा। अब मैं आपसे पूछ लूं कि एक दूसरे को खींच रहे होंगे या एक दूसरे बल लगा रहे होंगे तो कौन सा फोर्स लगाएंगे? तो फिर आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th 11th 12th में। क्लियर हो गया? क्या है फॉर्मूला? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब यहाँ बकेट उठा रहा हूं, यहाँ पे कहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया दोस्तों? यहाँ पे तो कहीं पर नहीं है। और मैग्नेटिक फोर्स आप सभी को पता ही है भाई, चुंबकीय फोर्स है, और इस बकेट को जो मैं उठा रहा हूं उसमें कोई चुंबकीय फोर्स है नहीं, तो ये सिर्फ मेरे मैस्कुलर यानी कि मेरी मांसपेशियों का बल है, पेशीय बल है, यही इसका आंसर है। होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 4 तरह के बल लिखे हुए हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैज द फॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन लिखे हुए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और न्यूक्लियस, इनमें से किसमें अगली पीढ़ी की जानकारी होती है? अब वो क्या न्यूक्लियस में होती है? अब देखोगे तो ये चारों के चारों चीजें सेल में आती हैं। सेल के अंदर आपको ये भी मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा, आपको प्रोटीन और आपको न्यूक्लियस और भी बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल का एक न्यूक्लियस तो होता ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही तो आपको क्या मिलेगा वहां पे? डीएनए। क्लियर होगी बात? अब बात है कि सर फिर न्यूक्लियस आंसर है कि डीएनए आंसर है? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का आंसर हमेशा क्या होता है? डीएनए होता है। तो आपसे जब पूछा जाए कि नेक्स्ट जनरेशन की जो कोडिंग है वो किसके थ्रू होती है, किस में होती है, तो हमेशा याद रखिए वो कोडिंग डीएनए में होती है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसे, आपको पता ही होगा, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ये। क्लियर हो गया? डीएनए, आरएनए, डीएनए ही फर्स्ट जनरेशन की जानकारी रखती है। मतलब अगर आपको देखना हो कि बेटा कैसा पैदा होने वाला है या बेटी कैसा पैदा होने वाली है, तो ये जानकारी किसमें होगी? वो सेल में होगी। और सेल में भी कहां पर होगी? सेल के न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा। न्यूक्लियस में भी और अंदर जाओगे तो आपको डीएनए मिलेगा, और डीएनए ही जनरेशन की जानकारी रखता है। क्लियर होगी बात? अब आपने ऐसा क्यों होता है? देखिए सेल का काम होता है डिवाइड होना। क्लियर होगी बात? भाई वो डिवाइड होता है तभी तो उसका न्यूक्लियस अलग होता है। न्यूक्लियस अलग हो रहा है मतलब उसका डीएनए भी अलग अलग हो रहा है। वो अलग क्यों हुआ? क्योंकि भाई अब एक से अगले में ट्रांसफर होगा तो न्यूक्लियस ट्रांसफर हुआ, ये जानकारी उसमें चली गई। हाँ भैया, अब इसमें कुछ पिता जैसे गुण आ जाएंगे। आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको कहना है ना? जीनोटाइप, फिनोटाइप, ऐसे बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा अभी के लिए, इतना ही। ठीक है, वो फिर अलग से जब मैं और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। 10th की साइंस से ही आता सारा कुछ, 10th की साइंस का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो अभी आपको याद रखना नेक्स्ट जनरेशन की जानकारी डीएनए में होती है, और डीएनए खुद कहां प्रेजेंट होता है? वो खुद न्यूक्लियस में होता है। तो इनके हिसाब से ये पूछा जाए कि डीएनए मौजूद कहां होता है, तब आप न्यूक्लियस आंसर लगाएंगे। लेकिन फर्स्ट जनरेशन की जानकारी किसमें होती है, तब आंसर आप डीएनए लगाएंगे। ओके है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास द स्ट्रॉन्ग
बहुत ध्यान से देखिए, स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो लचीला ना हो, बिल्कुल कड़क और लचीला ना हो, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? ठीक है, टिश्यू ऊतक कहते हैं इन्हें हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले जानते होंगे। तो ये ऊतक बताने हैं आपको जो कि नॉन फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग हो, बहुत कड़क हो। 4 ऑप्शन है और ये चारों ही आपने बहुत बार पढ़े ही होंगे, लूसेंट वगैरह में कहीं ना कहीं आपने झांके होंगे इन्हें। जैसे कि टेंडन हो गया, हिंदी में तो कंडरा कहते हैं इसको, ठीक है, टेंडन, कार्टिलेज, उपास्थि बोलते हैं इसको, बोन हो गई, लिगामेंट हो गया। लिगामेंट भी आपने सुना हुआ है, आपने देखा है स्पोर्ट्स पर्सन के सबसे ज्यादा डैमेज जो होते हैं वो लिगामेंट से होते हैं, और लिगामेंट टूट जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर बर्फ बांध के सिकाई करते बैठे रहो। ठीक है, तो अब बात इनमें से कौन सा वाला नॉन फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग है, खतरनाक है। तो एक एक करके सब पे बात कर लेते हैं भैया। टेंडन सबको मालूम होना चाहिए, टेंडन क्या करता है दोस्तों? देखिए, टेंडन में और कार्टिलेज में अंतर क्या है, कई बार आपको डाउट हो जाता है। टेंडन वो चीज होती है जो, ये भी एक, देखो ये भी एक टिश्यू ही है, लेकिन ये कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? ये एक फाइब्रस है, मतलब रुएदार टाइप का होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल्स को बोन से जोड़ता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन इसी पे आता है सबसे ज्यादा, कि मसल को बोन से जोड़ने वाले टिश्यू का नाम बताइए। तो मसल को जो बोन से जोड़ेगी वो कौन सी हो जाएगी? टेंडन। लेकिन जो बोन से बोन को जोड़ेगी, हड्डी से हड्डी को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज। क्लियर रहेगा? मसल से बोन को जोड़ूं तो टेंडन है, और बोन से बोन को जोड़ दूं तो कार्टिलेज है। क्लियर होगी बात? अब फिर कार्टिलेज कैसी होती है? कार्टिलेज भी एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है? नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। और ये भी दिख रहा है फाइब्रस है, फाइब्रस भी तो फिर फ्लेक्सिबल ही होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। तो टेंडन भी नहीं है, ये मसल को बोन से जोड़ेगा, कार्टिलेज भी नहीं है, ये बोन से बोन को जोड़ेगा, है ना, बोन से बोन को जोड़ेगा तो कहां पे कैसा मिलता है? जॉइंट में मिलता है ना, जो हमारे नीज है, जो हमारा घुटना है, और जो एंकल है, एड़ी, समझ रहे हो ना, तो उसके बीच में जो चीजें हैं उन्हें ही हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट जैसे घुटने का जॉइंट हो गया, नीचे जो जॉइंट हो गया, ये हो गया। क्लियर होगी बात? तो ये कार्टिलेज हो गया। फिर आपका आता भैया लिगामेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोन। बोन एक रिजिड टिश्यू है, आपने ये डेफिनेशन सबसे पहले ही पढ़ते हो जब आप बोन का चैप्टर पढ़ोगे। इट इज अ रिजिड काइंड ऑफ टिश्यू, है ना। आरएनए कह रहा हूं, सॉरी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी यहीं से बन के निकलते हैं, आपको पता होगा ये सारी चीजें, है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, डिटेल पे बहुत बाद में बात करेंगे। लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है दोस्तों? ये भी एक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है ना। ये लिंक बिठाता है किसमें? जॉइंट मूवमेंट में। लिंक बोल रहा हूं, सॉरी, ये लिमिट करता है हमारे जॉइंट के मूवमेंट्स को। अब आपको जॉइंट्स कहां कहां, ये रहे जॉइंट्स हमारे, ये घुटने के पास जॉइंट है, और ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। क्लियर होगी बात? तो उनके मूवमेंट को ये लिमिट करता है, यानी ऐसा ना हो, जैसे आपने देखा हो घुटना आपका हमेशा आगे की तरफ मुड़ता है। क्लियर है? आगे की तरफ मुड़ता है। क्या आपको ऐसा दिखा कि आपको ऐसे और ऐसे कभी मुड़ता हुआ दिखता है? नहीं मुड़ता। तो ये क्यों नहीं मुड़ पा रहा है? क्योंकि वहां पर लिगामेंट लगा हुआ है। क्लियर है ना? तो लिगामेंट उससे ज्यादा मूव करने नहीं देता है। तो क्लियर होगी? तो ये भी आपको समझ में आएगा, जब नहीं मूव करने दे रहा और एक ही तरफ मूव करवा रहा है, मतलब है लचीला, लेकिन बस लिमिट कर देता है कि हर कहीं ना मुड़ जाए। क्लियर होगी बात? तो ये भी इलास्टिक, कार्टिलेज भी इलास्टिक, टेंडन भी इलास्टिक, तो बोन ही बचा था रिजिड, और यही उसका आंसर है, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ठीक है दोस्तों, हमारे पास अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि डैश इज एन अनवांटेड प्लांट, है ना। अनवांटेड मतलब अनवांछित पौधे जो उगाते हैं, जो खेती योग्य भूमि होती है, यानी कल्टीवेटेड फील्ड होती है ना। और जब ये अनवांछित पौधे उगते हैं, जो जैसे मान लो आपने कोई फसल उगाई है, तो उसमें कुछ ऐसे पौधे भी बगल में उग जाएंगे जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन वो उग जाएंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे? जो आपकी मेन फसल है, मुख्य फसल है, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, है ना। सब कुछ लेंगे, सनलाइट, न्यूट्रिएंट, शेल्टर, सब ले लेंगे ये, है ना, मेन क्रॉप के साथ ले लेंगे। तो ये जो अनवांटेड प्लांट उग के आती है ना, अब वो चाहे किसी भी तरह की खेती, उसमें आप देखना साइड में कुछ ना कुछ उग के निकल आता है, फिर उसे कटिंग की जाती है, उसे हटाया जाता है वहां से। ठीक है, तो वो इनमें से क्या है? क्या वो वीड है? वीड मतलब होता है क्या? खरपतवार। फील्ड पेस्ट होता है, फील्ड पेस्ट, पेस्ट मतलब होता है कीड़ा। ठीक है, तो ये मैदानी कीड़े हैं जो उगाते हैं। मैदानी कीड़े क्या उगेंगे भाई, वो तो निकल गए। या फिर स्ट्रॉन्ग पेस्ट है? स्ट्रॉन्ग पेस्ट नहीं होता, स्टोरेज पेस्ट होता है भाई, स्टोरेज। ठीक है गाइस, है ना। अब स्टोरेज मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने कहीं पर जो भी आपने कटाई की है, तो वो कहीं ना कहीं तो रखोगे ही, भंडारण करोगे, तो भंडारण में भी तो कीड़े आते हैं। तो क्या वो उग के आते हैं? ये भी कभी नहीं हो सकता। कीड़े कैसे उग सकते किसी भी हालत में? और या फिर वो फसल है, तो फसल तो हमारी मेन है, वो तो उगेगी ही। तो बनी बात है, फसल के साथ क्या उग के चली जाती है? खरपतवार, और खरपतवार ही को कहते हैं अनवांटेड प्लांट, है ना। क्लियर हो गाइस? चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया। फिजिक्स से है ये क्वेश्चन। द न्यूक्लियस
ऑफ एन एटम, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये एटम है उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही आपको मालूम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और बाहर जो उसके रिवॉल्व कर रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर, ये तो आपको पता है। तो आपको बताना है कि न्यूक्लियस आखिर खोजा किसने, ये बीच वाली चीज किसने निकाली? क्या वो जे थॉमसन थे, चैडविक साहब थे, रदरफोर्ड साहब थे, या मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था? इनमें से किससे मालूम चला था कि न्यूक्लियस होता है? तो देखिए जे थॉमसन तो आपने रट डाला होगा अब तक कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास की खोज ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप से हुई थी, है ना, इलेक्ट्रॉन मास, ये ध्यान रखना। अभी ये क्वेश्चन तो बहुत आम हो गए हैं, यही बचा हुआ है पूछने के लिए, बिल्कुल पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का मास किससे खोजा गया था? तो याद रखिएगा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप से इलेक्ट्रॉन का मास पता किया गया था, और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने ढूंढा था। चैडविक साहब ने क्या ढूंढा था? इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, और रदरफोर्ड का ही वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था जिसने आपको बताया था कि क्या होता है किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस। क्लियर हुआ गाइस, है ना? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, दैट इज रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जो कि कहता है कि भैया न्यूक्लियस था एटम के अंदर, डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दो ही ऑप्शन मैंने रखे, क्या रखूं ज्यादा, ये तो मुझे लगता है आपको पता होगा। ये द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जो जंग होती है भैया उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? क्या वो Fe3O2 है या फिर Fe2O3 है? अब क्या करोगे, इनमें से कौन सा वाला है? तो आंसर है Fe2O3। क्लियर हो गया बात, है ना? जब आयरन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाते हैं तो बनी बात है जंग बन जाते हैं, है ना? क्लियर हो गया बात। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगले 3 क्वेश्चन हमारे सामने ये रहे। 8th क्वेश्चन है, द हाउसेज हैविंग आउटर वॉल्स मेड विद हॉलो ब्रिक्स। हॉलो ब्रिक्स आपको मालूम है ना, मतलब खोखली ब्रिकों से, अंदर उनमें जगह है ना, जो खोखली ब्रिक होती है उनसे अगर बाहरी दीवार बनाई जाए, आउटर वॉल बनाई जाए, तो उससे क्या फायदा होता है? क्या घर बहुत सस्ता बन जाता है? अगर ईंटें भरी हुई नहीं है, अभी आप जो ईंटें लगाते हो देखो पूरी भरी होती है, डेंस होती है ना, बिल्कुल पूरी तरीके से भरी है। ये हॉलो है, अंदर खाली जगह है, मतलब एक ब्रिक बस बीच में से खाली है। तो अगर इससे दीवारें बना दी जाए तो क्या फायदा होता है? क्या सस्ता हो जाता है घर, या फिर ट्रैप द एयर एंड कीप रूम्स कूलर इन द समर? यानी अगर वो हॉलो ब्रिक है तो क्या उसमें वो एयर को खींच लेगी, हवा को खींच लेगी, और हवा को अगर अपने पास रखेगी तो गर्मियों के टाइम पे वही घर ठंडक महसूस कराएगा। ये एक पॉइंट। दूसरा क्या, गेट इजीली डिसमेंटल। भाई ये इसलिए बनाया जाता है हॉलो ब्रिक से बाहर की दीवारों, क्योंकि वो आसानी से हट जाती हैं, अलग हो जाती है, डिसमेंटल हो जाती हैं, या फिर वो बहुत स्ट्रांग होती है इसलिए बनाया जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रांग नहीं, ना ही गेट इजीली डिसमेंटल, ना ही चीपर। आंसर है ट्रैप कर लेती है एयर को, अपने बीच में पकड़ लेती है, और इसी वजह से वो रूम कूल हो जाता है, ठंडक महसूस करवाता है गर्मियों के दिनों में। इसीलिए आजकल ये ट्रेंड है, जो बाहर की दीवारें हैं वो खोखली ईंटों से बन रही है, ठीक है, खोखली ईंटों से। क्यों? ताकि भैया हमें एसी वेसी से बचाव चाहिए, हम चाहते हैं पर्यावरण से हम बहुत ज्यादा बचा सके। अगर आप पूरी भरी ईंटों से लगाओगे तो गर्मियों में तो हीट वहां पे पकड़ के रहता है ना, और हॉलो है तो बाहर की एयर पकड़ लेगा, और रूम को कंपेयर टू द डेंस ईट बहुत ही ठंडक महसूस करवाता है। क्लियर होगी बात, ये चीज। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 9th वाला। ईस्ट आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, ये ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। आपको सीधे बता देता हूं, देखो ईस्ट जो है आपको मालूम है अल्कोहल और वाइन बनाने के काम आता है ना, दारू वारू शारू वारू के काम आता है बनाने के, ये यूज करता है, इसीलिए इसे कमर्शियल प्रोडक्शन यूज करता है भैया। देख लो आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ईस्ट, और ये कई सालों पहले डेवलप हुए थे। अब करीब करीब हमारे पास 1500 स्पीशीज है ईस्ट के, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि ईस्ट जो है अल्कोहल और वाइन बनाने के काम आता है, कन्वर्ट करता है किसी भी चीज को। तो ये क्या करता है, ये किस कैटेगरी में आता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कौन सी वाली कैटेगरी में आता है? ईस्ट किस में आता है ये बताना है। क्या वो एक फंगई है यानी कवक, क्या वो बैक्टीरिया है यानी कि जीवाणु, क्या वो प्रोटोजो है, या फिर वो एल्गी है यानी कि शैवाल? तो याद रखिएगा ईस्ट जो है, पहले तो कुछ चीज याद रखो, ईस्ट के बारे में सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये एक यूकैरियोटिक है। अब आप बोलोगे सर ये यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक का मतलब होता है जो सिंगल सेल होते हैं, है ना, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सूक्ष्म जीवी हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, सिंगल, देखिए एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड होते हैं, प्रोकैरियोटिक मल्टी सेल्ड होते हैं। हम सब किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक में आएंगे, कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और हम ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। क्लियर हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सूक्ष्म जीवी, जिन्हें आपको देखने के लिए स्कोप वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बात है कि यूकैरियोटिक के समझ में आ गया, सिंगल सेल्ड है ये भी समझ में आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये भी समझ में आ गया, और अल्कोहल और वाइन बनाने काम आता है ये भी समझ में आ गया। लेकिन किस किंगडम में आता है? तो ये जिस किंगडम में आता है उसका नाम फंगई है, फंगस किंगडम से बिलोंग करता है, यानी ये एक तरह का कवक होता है।
क्लियर होगी बात? चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 10th वाले क्वेश्चन में भैया। इसमें कहा गया है दोस्तों, देखो इसमें बहुत कुछ इंग्लिश में मैंने लिख के रखा, आपको मैं हिंदी में बोलता हूँ। देखो एक इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक बेल आप जानते हो ना, घर की घंटी है आपके, जब घर के घंटे किसी ने बटन दबाया टन टन वहां पे बजने लगी, तो वो वाली घंटी क्या करी है इन्होंने, उस घंटी को लो और एक जार के अंदर एक बड़ी सी बर्नी ले लो ग्लास की, उसके अंदर रख दिया है, उसको टाइट कर दिया, एयर पैक टाइट कर दिया है, और बेल अंदर लटकी हुई है। मैंने बटन दबाया, अब वो बेल बजेगी, है ना, समझ गया? वो बेल बजेगी, बहुत तेजी से बजेगी, और वो एकदम ऐसे वाइब्रेट करेगी। और आपको मालूम है ना, जब भी कोई चीज वाइब्रेट करे, मान लो अगर ये रॉड है, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट ये ऐसे 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 करेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस ये जो जा रहा है यहां से यहां तक, इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हालांकि हाफ होता है, क्योंकि मीन पोजीशन से निकल के आता है। मतलब कहां तक वो मैक्सिमम डिस्प्लेस करेगा अपने मीन पोजीशन से। ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे कितनी दूर जाएगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेगा अपने मीन पोजीशन से, उसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्लियर होगी बात? मतलब अगर वेव जनरेट हो रही है तो वो एम्पलीट्यूड है ना, और वेव जनरेट होगी वाइब्रेटिंग सोर्स की वजह से। वाइब्रेटिंग सोर्स यानी कि ये बीच में जो लटका हुआ है भैया, ये इधर इधर जाएगा। क्लियर होगी बात? और जितना जाएगा, अब कितना जा सकता है ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज्यादा बिजली उसमें दी है। क्लियर होगी बात? आप जितना ज्यादा बिजली देंगे उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा, वो उतनी दूर आएगा। मतलब ये बेल मान लो यहाँ पे ऐसे लटकी हुई है, तो ये ऐसे इधर आएगी, तो ये इधर पहुंची, ऐसा इधर जाएगी इधर। अब इसको जितनी पावर दोगे ये उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड दिखाएगा। क्लियर होगी बात? अब ये मैं जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान सुनिएगा। तो इनने ये कहा कि हमने क्या किया है, इसी चीज को एक बड़े से बर्नी में, एक जार में ऐसे बंद कर दिया, एयर टाइट कर दिया, और हमने जैसे इसको बजाने के बाद हमने क्या किया है, इसकी हवा को हम निकाल रहे हैं। हमने एक वैक्यूम पाइप लगा के रखा और उसकी हवा को यहां से निकाल रहे हैं। क्लियर हो गए? उसकी हवा को निकालना, उसको बजा दिया है और हवा को निकाल रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि अगर बेल बज रही थी और अगर मैं उसमें से हवा जो उस जार में है उसको मैं खींच करके बाहर निकाल रहा हूं, तो उसके एम्पलीट्यूड के साथ क्या होने वाला है, यानी ये जो इधर उधर हिल रहा था इसके साथ क्या होगा। अगर हवा कम होती चली जाएगी तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्या हवा कम हो जाएगी तो क्या ये इतना ही कर पाएगा ऐसे? नहीं दोस्तों, फिर ये नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम, ये एयर पूरा कॉलम है, ये कॉलम हो गया एयर का जिसमें भरा हुआ है, डिक्रीजेस। क्लियर होगी बात? ये कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे एयर घटती चली जाएगी ये कम होता चला जाएगा, एयर बढ़ती चली जाएगी ये ज्यादा होता चला जाएगा। इसका एग्जांपल आपको समझाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये एग्जांपल बिल्कुल बांसुरी से जुड़ा हुआ है। बांसुरी देखिए आपने, बड़ी बड़ी पाइप होती हैं, आप उन्हें फूंकना शुरू करते हैं, आपने देखा है। आप ध्यान से देखना, जब भी छोटी बांसुरी कोई लिया हुआ उसकी पिच और उसकी नोट बहुत हाई जाएगी, बिल्कुल जोर से बजता है वो। और जब आप देखोगे बड़ी बांसुरी ली गई है तो बड़ी बांसुरी की नोट जो है बहुत मध्यम भारी भारी सी आएगी, मतलब वो ऊंची नहीं जाती है, बहुत धीमी धीमी मध्यम मध्यम लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पाइप लंबी कर दी है। अब आपने पाइप लंबी कर दी है तो एयर ज्यादा चली गई उधर पे, समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना? एयर जितनी लंबी होती चली जाएगी उसमें एयर उतनी कम होती जाएगी, एयर को ज्यादा जगह मिल गई ना निकलने के लिए। एयर कहां से आएगी? आप फूंक रहे हो, ठीक है, आपने फूकी, अब वो छोटी है अगर, तो एयर तो पास में है तो जल्दी नहीं निकल पाई, तो बहुत तेज बजेगी। लेकिन अगर लंबी है और जब आप फूकोगे तो एयर को मिल गया बहुत टाइम जाने में। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? तो मतलब एयर को जब ज्यादा जगह मिलेगी यानी वो निकल पाएगी तो चीजें धीरे हो जाएंगी। अगर एयर को निकलने में जगह कम मिलेगी तो चीजें बहुत तेज से बजेंगी। सेम यहीं पर पूछा गया, ये बांसुरी का ही एग्जांपल लेकर के इस तरह जार से पूछा जाता है। तो इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि ऑप्शन इसमें बहुत सारे थे और बस इनमें यही इंक्रीज डिक्रीज लिखा हुआ था, तो मैंने इसमें सिर्फ एक ही लिखा हुआ है और ये इसका आंसर ही लिखा है सीधे मैंने। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम, जो ये एयर कॉलम है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर आप उसमें से हवा को निकाल देंगे कुछ करके। क्लियर हो गया? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज। भैया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसे अपन केमिकल फॉर्मूले में कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH2। क्लियर हो गई बात? ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है दोस्तों? बिल्कुल दूध की तरह दिखता है, इसीलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम का ही प्रोडक्ट है। क्लियर है? अब इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या हम आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाते हैं, यानी कि मीठा कुछ बना रहे हो आप, या फिर डाई इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कलर वगैरह के लिए, या फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं इसका, या फिर एंट एसिड हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अम्ल तत्व नाशक। अम्ल तत्व नाशक यानी कि मार रहा है किसे? अम्ल तत्व यानी कि एसिडिटी को।
ठीक है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा खा लिया हो जिसकी वजह से आपको, भाई किसी को बहुत ज्यादा गैस बनती है, किसी को एसिडिटी रहती है बहुत ज्यादा, तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए लोग बाग क्या खाते हैं दोस्तों, तो उसी को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप किसी भी स्टोर से जाके इसे उठा सकते हैं, सबसे अच्छी बात इसकी यही होती है। क्लियर हो गई बात। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है और ये इस्तेमाल होता है आपको एसिडिटी में बचाव के लिए, ठीक है। यानी ये एंट एसिड है, एंट एसिड। देखो एसिड तो बन गया, अब उसको एंट करना है, उसका एंटी यानी कि उसको उल्टा करना है, एसिडिटी को खत्म करना है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एंट एसिड बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अम्ल तत्व नाशक है ये, तो पेट में जाकर के आपके एसिडिटी को ये खत्म कर देता है, कम कर देता है। क्लियर हो गया। तो ये इसका काम था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इन दी अर्थक्वेक जोन, जब कोई अर्थक्वेक जोन जहां पर भूकंप बहुत प्रभावित क्षेत्र जो होता है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है ना, अच्छी हिंदी इसकी यही है। द टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, किस तरह की बिल्डिंग्स विच गिव्स मोर सेफ्टी आर, ज्यादा कौन सी सुरक्षित बिल्डिंग होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में आपके। तो 4 ऑप्शन उन्होंने दिए थे कि अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनानी चाहिए हमें, या फिर हमें मल्टी स्टोरी बहुत बिल्कुल बढ़ाते चले जाओ, ऐसे भूकंप वाले एरिया में ऐसी बिल्डिंग में माले दर माले वाली बिल्डिंग बना लो, या बिल्डिंग्स मेड ऑफ क्ले यानी मिट्टी और उससे बनाओ, कीचड़ से बनाओ घर भाई, बिल्डिंग्स मेड ऑफ ग्लास एंड फाइबर, भाई कांच और इससे बनाओ, कांच और ब्रिक से बनाओ तो बचोगे कभी कभी, बच सकता कांच घुस जाएगा, आर पार निकल जाएगा। दूसरा भाई क्ले मड, इनमें दब जाओगे बिल्कुल अच्छे से, है ना, समझ रहे हो। तो इसका आंसर सिर्फ यही हो सकता था, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, फिर भी साइंस से जुड़ा है तो इसे रखना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, हालांकि ज्योग्राफी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज, ये है भैया केमिस्ट्री का क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई देखो दोस्तों, 2 तरह के चेंजेस होते हैं हमारे पास। कौन कौन से चेंजेस होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल चेंज और एक होता है आपका केमिकल चेंज। क्लियर है। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर क्या होता है, पहले आपको समझना। देखिए केमिकल चेंज कब मानते हैं, जो केमिकल फॉर्मूला है वो बदल जाए। ये कुछ था, कोई क्रिया करवाई, किसी भी चीज से रिएक्ट करा दूं और वो चीज बदल जाए, है ना, उसका फॉर्मूला चेंज होना चाहिए, है ना। अगर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, फॉर्मूला वही है ना, फॉर्मूले में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो आप उसे क्या कहते हैं, उसे फॉर्मूला अगर चेंज ना हो तो उसे फिजिकल चेंज कहा जाता है। लेकिन अगर उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाए तो उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, मैंने जो बात कही उसको ध्यान सुनो जरा। 4 ऑप्शन है, आपको बताओ, ये क्वेश्चन ही आपसे अटकते होंगे आप, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसी में सबसे ज्यादा अटकते होंगे लोग, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ये फैक्ट है, सीधे सीधे पता होना चाहिए। हाँ भाई, अब ये ऐसा है कि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें रट थोड़ी हो सकते हो, या अच्छा ये इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। चलो पहला ऑप्शन देखो, जरा ट्राई करो मेरे साथ। ये वाष्पीकरण है दोस्तों समुद्री पानी का। समुद्री पानी का जब आप वाष्पीकरण करते हैं तो बनी बात है, देखो हैवी चीज नीचे रह जाएगी, पानी तो उड़ के चला जाएगा। समुद्र का जब आप वाष्पीकरण करेंगे, उसे जलाएंगे, तो पानी जो होगा वो तो सिर्फ पानी ही तो इवेपोरेट हो सकता है, लेकिन जो भारी चीज होगी वो रह जाएगी, और जो भारी चीज होगी समुद्र में वो नमक ही तो होगा। तो नमक को प्राप्त करने का तरीका क्या है कि समुद्र के पानी को फूंक दो, है ना, इवेपोरेट करवा दो अच्छे से। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या लगता है आपको, क्या इसमें कोई केमिकल चेंज हुआ? पानी का वाष्पीकरण क्या केमिकल चेंज है? नहीं। पानी 3 तरीके से मिलता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में। आप देखोगे कि पानी का जो है कभी भी केमिकल नहीं बदलता है, केमिकल फॉर्मूला नहीं चेंज होता, बस उसका स्टेट बदलता है। तो जब भी उसके केमिकल से छेड़छाड़ नहीं हो, उसका स्टेट बस बदला है। स्टेट मतलब पहले सॉलिड था, अभी लिक्विड हो गया, फिर वाटर, फिर गैस बन गया। क्लियर है। और गैस से फिर से वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सॉलिड बना लो आप। क्लियर होगी बात। लेकिन आप उसके फॉर्मूले से चेंज नहीं कर रहे हो, तो जब तक फॉर्मूले को हाथ नहीं लगाते, उसको चेंज नहीं करते, तो केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं किया, तो केमिकल चेंज नहीं हुआ। तो फिर क्या चेंज हुआ है? स्टेट चेंज हुआ है, यानी कि फिजिकल चेंज हुआ है। मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे केमिकल चेंज पूछा है और ये एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। क्लियर होगी बात। अगला है यहां पे सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर क्या होता है दोस्तों? कपूर। क्लियर है। कपूर का जलना। कपूर आपने देखा होगा सॉलिड में रहता है, मंदिर आप जब भी जाते हो कपूर सबसे पहले जलाते हो आप, ठीक है। सॉलिड से वो सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आपने आग लगाई, उसमें लौ दिखती रहेगी, और सीधे काला काला धुआं निकलता चला जाएगा। लिक्विड फेज उसमें नहीं आता है, इसीलिए उसका डायरेक्ट बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी सॉलिड से सीधे जब गैस कोई चीज बनती है तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ कि आपको लगता है कि ये केमिकल चेंज है, या लगता है आपको कि ये एक फिजिकल चेंज है? क्योंकि आपने कपूर के केमिकल से कोई छेड़फेड़ नहीं, कोई हेरफेर नहीं करी है, बस उसका स्टेट चेंज कर दिया, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, है ना। उसका फॉर्मूला हमने बदला नहीं है, इसीलिए ये भी एक फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। अगला है, देखो यहां पे जरा, ये आप मुझे बताओ, डिसॉल्विंग शुगर इन कॉफी। अगर मैं शक्कर को पानी में मिला दूं या कॉफी में मिला दूं,
तो क्या शक्कर का फॉर्मूला चेंज हो रहा है? नहीं ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर के शुगर के मॉलिक्यूल्स फंस गए, बचता हुआ, लेकिन शुगर के मॉलिक्यूल कहां हटे? वो तो केमिकली तो वैसे के वैसे ही रहे, मतलब आपने अगेन इनका केमिकल कुछ भी चेंज नहीं किया है। लेकिन जरा बर्निंग ऑफ मीथेन देखो दोस्तों, मीथेन आपको पता ही है, आप मीथेन को जब जब बंद करोगे, मालूम है ना मीथेन क्या होती है? नेचुरल गैस होती है, क्लियर है। और नेचुरल गैस को अगर आप बर्न कर रहे हो O2 के प्रेजेंट में, तो मीथेन में जो भी CH4, तो ये क्या करेगा? ये रिएक्ट कर जाएगा, किससे? जब O2 से रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये वाटर बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो क्या आपने देखा कि CH4 टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर यानी वाटर में, क्लियर होगी बात? यानी केमिकल इसके जो थे फॉर्मूले वो बदल गए, और बदल गए तो इसे कहते हैं केमिकल चेंज। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि केमिकल चेंज का एग्जांपल सिर्फ एक था, और वो था बर्निंग ऑफ मीथेन। यानी कभी कभी यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी आ सकता है। क्लियर गाइस? तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान सुनिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टर्स इज लेस सेंसिटिव? कौन सा वाला लेस सेंसिटिव है, ये बताना है ना, ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा सेंसिटिव नहीं बताना है, लेस सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव। अब देखो, अ टेस्टर, सभी के सभी, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, मार्कर चेंज कर लूं मैं प्यारे बंदो भाई, ये देखो टेस्टर तो सभी हैं, बस इनकी कंपोजिशन में अंतर है। एक में एलईडी लगी हुई है, एक में मैग्नेटिक कंपास लगा हुआ है, एक में हाई वॉट हीटिंग फिलामेंट लगा हुआ है, और एक में लो वॉट बल्ब लगा हुआ है। अब एलईडी वाला आपने कहाँ देखा है? आपने देखा है कि कभी भी सॉकेट में अगर आपको करंट चेक करना हो तो हमेशा बिजली मैन एक टेस्टर निकालता है, टेस्टर में ऊपर एक बल्ब जलता है ना, ऐसे उसमें डालो छेद में, तो वो ऐसा बल्ब वहां पे जलने लगता है, यहाँ पे दिखने लगता है कि हाँ इसमें करंट आ रहा है। तो आप देख रहे हो, तो एलईडी वाला है। तो दोस्तों वो लेस सेंसिटिव है कि मोर सेंसिटिव है? वो ज्यादा सेंसिटिव है कि बस अंदर गया और तुरंत जल गया, समझ गया? और हमें लेस सेंसिटिव पता करना है, तो ये वाला तो मोर सेंसिटिव हो गया, मतलब ये आंसर नहीं है हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास आप सभी ने देखा हुआ है, ठीक है? मैग्नेटिक कंपास क्या करता है भैया? आपको दिशा विषय बताता तुरंत के तुरंत। तो वो भी कितनी जल्दी, उसके पास आप मैग्नेट लेकर के आ जाओ, वो जल्दी सेंसिटिव हो जाता है, समझ गया ना? बहुत जल्दी बता देता है। मैग्नेट से बहुत हेरफेर होता है, जैसे कि जो समुद्र में नाव वगैरह से जा रहे होते हैं, अगर उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो ना, तो वो पूरा ऐसे गोल गोल घूमने लगता है, तो उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है जाना कहाँ पे। क्लियर हो रही बात? मतलब ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसको भी हटा लो भैया। तो मैग्नेट, कोई भी लोहा कील कुछ भी सामने आ जाए तो बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर एक है लो वॉट बल्ब वाला। अब बल्ब हटाओ, अब लो वॉट समझ लो, कोई टेस्टर है, इसमें लो वॉट सेटिंग की गई है। लो वॉट मतलब क्या है? मान लो अगर उसका मैंने 1 वॉट का रखा हुआ है, या 0.5 वॉट का जो मैंने उसकी कैपेसिटी रखी हुई। अब आप सोचो, अगर वो 0.5 है तो मैक्सिमम चीजें तो हमारे पास 1 वॉट से ज्यादा की होती हैं, ज्यादा से ज्यादा, या 0.2 भी होगी, 0.4 भी होगी, 0.6 हो, 0.5 हो, और अगर 2 वॉट हो, 5 वॉट हो, तो ये तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन हाई वॉट, मान लो मैंने भैया 12 वॉट और इससे ऊपर का रखा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें इसमें ले पाएगा? ये इसको डिफ्लेक्ट कर पाएगा? इनसे कुछ इसको असर पड़ेगा? नहीं। तो असर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये, क्योंकि आपने उसका वोल्ट ही हाई रखा है, वॉट हाई है, तो ये नीचे वाली चीज तो उसको छू ही नहीं पाएंगी। लेकिन अगर वॉट लो है तो कोई भी चीज उसको छू करके चली जाएगी। तो मतलब कौन सा वाला लेस सेंसिटिव है? मतलब जल्दी से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जल्दी से बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो जिसमें हाई वॉट है वो रिस्पॉन्ड आपका नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? तो यही हमारा इसका आंसर है। तो गाइस, होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये जनरल साइंस में मैंने व्यापम से क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास पुराने पेपर्स जो हैं उनके क्वेश्चंस आपके पास इकट्ठा हो जाएं। तो एमपी जीके का वीडियो अभी फिर से आएगा, पार्ट 2 रहेगा, और इसका भी पार्ट 2 में लाऊंगा। अभी जनरल साइंस का ये पार्ट 1 है, सारी वीडियोस पार्ट में लाऊंगा, आपके पास सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, बस आप पढ़िए। क्लियर हो गया गाइस? चलिए, आपने बहुत अच्छे से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद क्लास।